देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के इस जमाने में भारत का विदेशी कर्ज भी रुक नहीं रहा है। भारत का जो विदेशी कर्ज है वो बढ़ करके अपने चरम स्तर पर 762.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत की टोटल जीडीपी का 20.8% हिस्सा है। अब समझेंगे थोड़ा दीर्घकालिक जो है विदेशी ऋण कितना है, अल्पकालिक ऋण कितना है, या फिर जो है किसमें कितना पार्टिसिपेशन है, कितना 2025 से 2026 के बीच वृद्धि दर्ज की गई। क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस में हो सकता है विदेशी कर्ज को लेकर भी क्वेश्चन पूछ ले। तो थोड़ा सा यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत का जो विदेशी कर्ज है उसका एक ऐतिहासिक विश्लेषण हम करेंगे, और आपको ये मोटी मोटा याद रखना है कि 762.8 अरब डॉलर इतने समय भारत का विदेशी ऋण या फिर भारत का विदेशी कर्ज हो चुका है। अभी समझना जरा थोड़ा सा, अगर हम इसको तुलना करें, और किससे तुलना करेंगे, तुलना हम करेंगे 2025 से। यहां पर एक डेट आपको मिल रहा होगा मार्च 2025 का, यहां पर एक डेट और भी मिल रहा होगा आपको मार्च 2026 का। तो मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक टोटल कितनी वृद्धि हुई है, तो आपने बताना है कि साहब टोटल जो है 26.3 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि बढ़ करके कितनी हो गई है, तो 762.8 अरब डॉलर की वृद्धि इतने समय हो गई है। आरबीआई ने भी जो है अनुमान लगाया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार विदेशी कर्ज में एक वर्ष पहले की तुलना में लगातार भारी बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई है। एक कौन बोल रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है। ठीक है ना। अब समझना जरा, यहां पर थोड़ा सा और भी हम लोग जो है चीजें देखते हैं, और यहां पर कुछ चीजें अगर मैं जीडीपी से तुलना करूं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद से, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उससे अगर हम तुलना करें तो हमने पहले ही आपको बताया कि भाई जो 762.8 अरब डॉलर है ये टोटल जीडीपी का कितना है, तो आपने बताना है कि साहब ये भारत के टोटल जीडीपी का 20.8% है। कितना है, 20.8% है। लेकिन पिछले वर्ष कितना था, तो आपने बताना है साहब पिछले वर्ष ये 19.8% था। मतलब कुल मिलाजुला करके ये जो 2025 से और 2026 के बीच वृद्धि दर्ज की गई है, अगर जीडीपी के हिसाब से देखें विदेशी कर्ज में, तो 1% की विदेशी वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि आपको यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा होगा कि 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। वो जो है जीडीपी से तुलना करने के बाद हमको ये चीजें पता चलती हैं। और समझना जरा स्लाइड में और क्या चीजें हैं, इसको देख लीजिए क्या चीजें हैं। तो यहां पर आपको कुछ चीजें और भी दिखाई पड़ रही होंगी, जैसे एक तो जो है डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। पहले डॉलर के मुकाबले जैसे रुपया था कि $1 बराबर कभी कभी 70 रुपया हुआ करता था, लेकिन आज $1 बराबर 95-94 रुपया के आसपास जाकर के अटका हुआ है। तो भाई $1 के मुकाबले हमको रुपया ज्यादा चुकाना पड़ा है। तो ऐसे में जो हम विदेशी कर्ज लेते हैं वो डॉलर में लेते हैं, लेकिन अब रुपये की वैल्यू गिर जाती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमको रुपया ज्यादा चुकाना पड़ता है। ऐसे में अभी समझना जरा, वास्तविक जो वृद्धि दर्ज की गई, वास्तविक वृद्धि यहां पर देखिए, वास्तविक वृद्धि ये 26.3 अरब डॉलर की। लेकिन ये जो हम मूल्यांकन करते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया जो कमजोर हुआ है, ये 24.6 अरब डॉलर ये ज्यादा हुआ है, जिससे जो है इंपैक्ट कितना पड़ा है, 51.51 जो है अरब डॉलर का पड़ा है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेंगी कि मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भारत के जो है कर्ज मूल्यांकन को क्या कह रहा है, मजबूत जो है अमेरिकी डॉलर ने भारत के कर्ज मूल्यांकन को काफी हद तक प्रभावित किया है, जिससे वास्तविक कर्ज वृद्धि आंशिक रूप से क्या हो गई है, छिप गई है ना। अब यहां पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि दीर्घकालिक ऋण प्रोफाइल क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे भारत में जो विदेशी कर्ज है 762.8 अरब डॉलर का, उसमें 613.5 अरब डॉलर ये आपको दीर्घकालिक ऋण प्रोफाइल के रूप में दिखाई पड़ता होगा। दीर्घकालिक ऋण क्या है, मतलब कि 1 साल से अधिक जो है, मतलब कि जो मैच्योरिटी लेवल इसका होता है, परिपक्वता का लेवल होता है, वो 1 साल से अधिक होता है। ये देश की इकोनॉमी के लिए सही होता है, देश की इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के लिए ये सही होता है। ठीक है ना। जैसे आपको कोई 10,000 रुपया दे और कहे कि कल दे दीजिए, तो भाई कल कहां आप दे पाएंगे, आप तो उससे व्यापार नहीं कर पाए ना। अगर मैं कहूं कि 1 साल बाद दीजिएगा, 1 साल बाद दीजिएगा, तो
तो आप अच्छे से व्यापार करके खुद लाभ कमाएंगे, मेरा भी पैसा लौटा देंगे। तो ये जो दीर्घकालिक ऋण होता है एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है देश की इकोनॉमी। यहां भारत के कुल कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा दीर्घकालिक है, जो अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता को एक मजबूती प्रदान करता है। देखिए स्थिरता को एक जो है क्या प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब यहां पर थोड़ा सा और आते हैं, स्लाइड में देखते हैं क्या। एक अल्पकालिक ऋण, तो दीर्घकालिक ऋण अगर हो सकता है तो अल्पकालिक ऋण भी हो सकता है। तो अल्पकालिक ऋण कितना है? अच्छा यहां पर थोड़ा सा हम तुलना करेंगे, तो तुलना अगर हम करें तो 19.6% ये पिछले साल 18.3% से बढ़ करके अब कितना हो गया है अल्पकालिक ऋण? तो आप बताओगे कि 19.6% हो गया है। परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? मतलब कि जब दीर्घकालिक ऋण की हम बात किए थे तो 1 साल से ज्यादा, और अल्पकालिक ऋण की बात करेंगे तो 1 साल से कम की बात करेंगे, मतलब कि 1 वर्ष तक मूल परिपक्वता इसकी होती है। अल्पकालिक ऋण की मूल परिपक्वता वाले ऋणों में स्पष्ट वृद्धि दर्ज की गई है, जो निकट भविष्य की देनदारियों को बढ़ाती है। मतलब कि जल्दी से जल्दी आपकी देनदारी, मतलब पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर मैं थोड़ा सा आपसे ये कहूं कि भाई अल्पकालिक ऋण बनाम विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी मुद्रा भंडार है और अल्पकालिक ऋण है उसका रेशियो कितना है? तो अल्पकालिक जो ऋण है वो 21.6%, पिछला साल का जो आंकड़ा था वो 20.1% का था। और विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले अल्पकालिक ऋण की मैं बात कर रहा हूं, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। अब यहां पर जरा आप देखें तो क्या कह रहा है कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पकालिक देनदारियों का अनुपात बढ़ा है। यह तरलता प्रबंधन, मतलब कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक अहम क्या है, संकेतक है, ठीक है ना भैया। तो ये हमने थोड़ा सा तुलना अल्पकालिक ऋण और बनाम विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के किया। अब यहां पर थोड़ा सा आते हैं, हम आते हैं देखते हैं कि यहां पर कर्ज में अमेरिकी डॉलर का दबदबा है। आपको हर जगह अमेरिकी डॉलर का दबदबा पर दिखाई पड़ेगा। और कितना दबदबा? 55.5% अमेरिकी डॉलर ये जो है मूल्य वर्ग की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कुल मिला जुला करके हमने सबसे ज्यादा कर्ज किस में लिया है? तो अमेरिकी डॉलर में लिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यहां पर देखिए जरा, भारत का आधे से अधिक विदेशी कर्ज अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग में है। ये आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए कि भारत का जो आधे से अधिक जो विदेशी कर्ज है वो अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग में है, जिससे अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जो है विनिमय दर, मतलब कि एक्सचेंज रेट के जोखिमों से क्या होती है, जुड़ी होती है। अब यहां पर सरकारी बनाम गैर सरकारी कर्ज की अगर हम बात करें तो इसको भी तुलना करके आप देख ही सकते हैं। क्या देख सकते हैं? यहां पर देखिए जरा, सामान्य सरकार का जो है बकाया कर्ज घटा है, लेकिन जो गैर सरकारी कर्ज है उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो कर्ज का स्वरूप बदल रहा है। सरकार ने सफलतापूर्वक अपना बकाया कर्ज कम किया है, जबकि निजी और गैर सरकारी क्षेत्र में देनदारियां क्या हुई हैं? बढ़ी। मतलब कि हमारी जो कर्ज की जो कर्ज हमने लिया है वो सबसे ज्यादा हमने किस में लिया है? तो गैर सरकारी क्षेत्रों में लिया है, निजी क्षेत्रों में लिया है। सरकार का जो कर्ज है वो जो है घटा हुआ है। फिर यहां पर देखिए जरा, विदेशी कर्ज के प्रमुख घटक। अब विदेशी कर्ज के प्रमुख घटकों को अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा ऑर्डर क्रम में आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोन के रूप में एक 34.7% है। कितना है? 34.7%। फिर आपको 22.3% मिलेगा एक करेंसी और डिपॉजिट के रूप में, मतलब कि मुद्रा और जमा के रूप में 22.3% मिलेगा। फिर 19% ये व्यापार ऋण और ट्रेड, ये मतलब एडवांस के रूप में हमने लिया है। कितना? 19%। फिर 16.1% जो है ये हमने ऋण प्रतिभूतियों के रूप में लिया है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर जरा देखना, आप यहां पर क्या कह रहा है भाई? यही कह रहा है, यहां पर देखिए जरा, एक मिनट। अच्छा ये तो मतलब एंड हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक चीज, इसको थोड़ा सा स्लाइड, कुल विदेशी कर्ज मुख्य रूप से वाणिज्यिक ऋणों और विदेशी जमाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भारत का विदेशी कर्ज और इसका पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिंदु के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।